और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको बाजार कमोडिटी की खबरों से रूबरू कराते हैं, बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट कमोडिटी बाजार से जुड़े जितने भी आपके सवाल हैं उनका भी जवाब देंगे। गोल्ड, सिल्वर, एग्री कमोडिटी हो या फिर मेटल्स, इन तमाम कमोडिटीज के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन जाते हैं। इसी मकसद के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए खास पेशकश कमोडिटी निवेश। और अगर आपके भी इस बीच कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका काफ़ी आसान है। आप हमें हमारे फ़ोन नंबर 9136934058 पर अपने सवाल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसी के साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुंवर ग्रुप के रवि देवरा थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, और पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के बीरेन वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। रणनीति और कॉल लेने से पहले आपको एक अपडेट देंगे फेड की बैठक में जो फैसला निकल कर आया है उसका, और उसके बाद हम इस पर आगे चर्चा को भी बढ़ाएंगे। आपको एक अपडेट दे देते हैं कि फेड ने ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी कर दी है, और महंगाई पर काबू के लिए ये ब्याज दर बढ़ाए गए हैं, और इसमें ब्याज दर 4% तक करने का फेड का लक्ष्य है। और फेड चेयरमैन ने ये क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर ब्याज दरों में बढ़त जारी रहेगी, कोई रुकावट या कोई पॉज देखने को नहीं मिलेगा, और वो करना काफी प्रीमेच्योर होगा करंट इकोनॉमी और महंगाई की हालात को देखते हुए। इस वजह से हमने देखा जब ये बयान आए और उसके बाद जब ये फैसला आया, हमने देखा कि दुनिया भर के बाजारों में गिरावट आई, कमोडिटी मार्केट पर भी इसका असर पड़ा। और आने वाले समय में अगर इसी तरह से तेजी जारी रही ब्याज दरों में बढ़त की, तो भारतीय बाजार और रुपये पर भी असर पड़ सकता है, और सोने चांदी में तो हम इसका असर देख ही रहे हैं। अगर सोना हाजिर बाजार भी देखेंगे तो वहां भी 0.8% की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। बीरेन, आपसे समझना चाहेंगे ये सोने चांदी में जो गिरावट आ रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही। सुबह के जो लेवल थे, सोना करीब 50,400 के पास कारोबार कर रहा था, अब 300 अंक और नीचे आ गया है 50,400। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो चांदी पर देखने को मिल रहा है। 1,450 रुपए की कमजोरी चांदी में इस वक्त आ रही है। ये करेक्शन और कितना नीचे जा सकता है? ट्रेडर्स को क्या और गिरावट के लिए रेडी रहना चाहिए, या फिर इसको आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं? कल की जो मीटिंग रही वो काफी हॉकिश रही। एक नया एलिमेंट जो आया फेड चेयरमैन का, जिसमें उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रहेगी, साथ ही साथ उन्होंने ये हॉकी स्टैंड को भी थोड़ा मजबूत बनाया है, और बैलेंस शीट रिडक्शन पे भी जोर दिया है। मीन्स लिक्विडिटी कम होगी, डॉलर लिक्विडिटी। तो जितने भी रिस्क ऑन ट्रेड है चांदी का, हम रिस्क ऑन क्लास में समावेश करते हैं। तो जिंक, चांदी, उसमें ज्यादा दबाव है। सोना में भी टेम्पररी तो दबाव रहेगा, बट ये सोने की गिरावट शायद 2-4 दिन में थमेगी। सिल्वर की शायद जारी रह सकती। बिल्कुल, तो ये राय आपको सोने चांदी में दे दी गई है। रवि, आपसे भी समझना चाहेंगे फेड के फैसले को आपने कैसे एनालिसिस किया? कुछ यहाँ पर नेगेटिव सरप्राइजेस भी देखने को मिले उनकी कमेंट्री में। उसके बाद हम देख रहे हैं सोने चांदी में लगातार गिरावट का दौर जारी है। अब ऐसे में ट्रेडर्स को किस तरह की पोजीशन लेनी चाहिए, किन लेवल्स के लिए तैयार रहना चाहिए? जरूर से इंटरनेशनल मार्केट में जो वीकनेस आई है, पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ है उससे है, और जो लोग बॉन्ड को एंड बॉन्ड यील्ड को ट्रैक करते हैं उसको ये सरप्राइज नहीं लगा होगा। एंड काफी, क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड्स है उसमें कुछ भी चेंज नहीं था। जो शॉर्ट टर्म में आपने यूएस के इक्विटीज इंडेक्सेस में भी इतना उछाल देखा, डॉलर इंडेक्स में भी जो डेप्रिसिएशन था, हालांकि बॉन्ड यील्ड्स में कहीं भी कोई कमजोरी नहीं आई थी। तो एक क्लियर इंडिकेशन था कि उसके जो फेड का पॉलिसी होगा उसमें टाइटनिंग का ही वर्ड यूज हुआ होगा। हालांकि कल जैसे ही पॉलिसी अनाउंस हुई, एक डॉलर इंडेक्स में शार्प करेक्शन आया, क्योंकि काफी मीडियाज में ये बात चल रही थी, बड़ी एजेंसीज से ये बात चल रही थी कि शायद अगले महीने से, मींस दिसंबर से फेड अपना रुख चेंज करेगा, और जो पेस ऑफ हाइक है उसमें कुछ बदलाव होगा। हालांकि जो पॉलिसी स्टेटमेंट था उसमें कुछ अलग ही था। पॉलिसी स्टेटमेंट में क्लियर इंडिकेशन था
कि फेड अभी अलग दूसरे भी टूल यूज करेगा टू कर्व इन्फ्लेशन। 2% इन्फ्लेशन के टारगेट मैच करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक के अलावा कुछ और टूल यूज हो गए, जो आज ECB ने भी ये दोहरा है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये टाइटनिंग वाला इश्यू होगा, रिस्क एसेट क्लास को चल पाना मुश्किल होगा। और काफी सप्लाई जो कोविड के बाद रिस्टोर हुई है, काफी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें भी काफी गिरावट आई है। इस हिसाब से मेटल्स देखे तो फेरस नॉन फेरस दोनों मेटल में करेक्शन है। तो मुझे लग रहा है कि इसका एक क्लियर इम्पैक्ट सिल्वर में रहेगा और वो थोड़ा नेगेटिव साइड रहेगा। तो सिल्वर में मैं बेचने की सलाह दूंगा। डाउन साइड 56,900 तक के लेवल 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहे 58 के अबव स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग पोजीशन ली जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में गिरावट जारी रह सकते हैं और आगे 56,200 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखने चाहे। थोड़ा टाइम करेक्शन होगा क्योंकि अभी नेक्स्ट जो 8 को यूएस के मिड टर्म इलेक्शन है उस तक थोड़ा टाइम करेक्शन मोमेंटम होगा। हालांकि जो रेजिस्टिव मूव है वो बरकरार रह सकता है। ओके, तो ये कुछ लेवल्स आपको बता दिए गए हैं सोने चांदी में। इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। बुलियन मार्केट में देखिए गिरावट के ट्रिगर के लिए काफी सारे फैक्टर्स हैं। बिरेन, डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आ रही है, अब तो ये 113 के करीब आ चुका है, इसे आप कैसे देख रहे हैं और कितनी तेजी यहाँ पर देख रहे हैं? डॉलर शॉर्टेज इसमें मेन ट्रिगर है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सभी करेंसी के सामने डॉलर मजबूत हो रहा है क्योंकि जो कैरी ट्रेड है, मीन्स डॉलर बोरो करके जो लोग होम करेंसी में काम करते हैं, वो पोजीशन अब स्क्वायर ऑफ हो रही है। साथ ही साथ दुनिया में अभी सबसे रोबस्ट इकोनॉमी अमेरिका की है और इंटरेस्ट रेट बहुत सालों के बाद वहाँ पॉजिटिव हुए हैं। तो दुनिया भर से जो लार्ज मनी बोलते हैं वो डॉलर एसेट में जा रहा है। आगे भी ये धीरे धीरे करके हम 115 116 तक देखेंगे। सेक्युलर बुल मार्केट यानी ये मल्टी मंथ बुल मार्केट है और आगे भी हम इसको देखेंगे। तो सभी नॉन डॉलर एसेट्स यानी पाउंड, यूरो, रुपी, युआन, येन, जो कि पिछले 6-7 महीने से दबाव में है, ये दबाव शायद फर्स्ट क्वार्टर में भी शायद जारी रहेगा। उसके बाद शायद कुछ बॉटम आउट होवे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर में भी ये मूवमेंट जारी रहेगा और उसके बाद आगे की चाल तय होगी। लेकिन अब इस बीच फेड का तरफ से एक एक कमेंट्री और वहाँ पर किस तरह के आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और वही आगे कमोडिटी मार्केट में उसके चलते उथल पुथल काफ़ी देखने को मिल सकता है। चलिए, अब इस बीच कुछ दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं हमें। दिल्ली से साकेत जी ने सवाल भेजा है। चांदी 58,900 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। अब ये जानना चाह रहे हैं होल्ड रखें या फिर एग्जिट कर ले। काफ़ी सारे दिक्कतें हैं इस वक्त। हम देख रहे हैं कि चांदी में गिरावट आई है, लोग भी डरे हुए हैं कि गिरावट कहाँ तक जा सकती है। रवि, क्या सजेस्ट करेंगे आप? अब तो 57,400 पर आ चुकी है, नुकसान तो इनको काफ़ी हो रहा है, क्या करना चाहिए? चांदी एंड नेचुरल गैस, ये दो कमोडिटी ऐसे है जहाँ पे ज्यादातर ट्रेडर है वो विदाउट स्टॉप लॉस पोजीशन लेते हैं, तो ज्यादातर लॉस ही होता है। और इसमें क्या है कि जब प्रॉफिट मिलता है तब 200-300 पॉइंट में क्लाइंट्स बुक कर लेते हैं, ट्रेडर्स बुक कर लेते हैं। जब लॉस होता है तो 2-2, 3-3, 4-4 और कई बार तो 10-10% तक लोग वेट कर लेते हैं। तो आई थिंक ट्रेंडिंग जो मार्केट है उसमें आप पोजीशन कंटिन्यू रखें तो उसमें कुछ फायदा मिले। अभी जो मार्केट है वो रेंज मार्केट है, एक ब्रॉडर रेंज में मार्केट चांदी है वो नीचे 1860 से लेकर ऊपर 1940 तक फंसा हुआ है। तो ब्रॉडर पोजीशन जब रेजिस्टेंस से चांदी रिवर्स होता है तब उसमें बाइंग साइड नहीं रहना चाहिए। और एडिशनल है कि हमारी करेंसी इतनी कमजोर नहीं और डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, तो एक नेगेटिव साइन है कमोडिटी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर इंट्राडे में कुछ भी उछाल देखने को मिले और 57,800 के करीब आपको सिल्वर आज इंट्राडे में मिलते हैं तो एक बार आप लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाए और आप एडिशनल शॉर्ट पोजीशन पे कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट पोजीशन में आपको आपका लॉस कवर हो सकता है। ठीक है, तो ये राय चांदी में आपको दे दी गई है करंट लेवल पर, ये रणनीति आप बना सकते हैं। चलिए, इस बीच एक बार नजर डाल लेते हैं कच्चे तेल पर भी। और ब्रेंट क्रूड इस वक्त $95 के नीचे कारोबार कर रहा है, 1% से ज्यादा की कमजोरी है यहाँ पर।
WTI क्रूड देखेंगे तो ये $89 के नीचे आ चुका है, करीब 1.5% से ज़्यादा की वीकनेस वहां पर है। और MCX क्रूड पर नज़र डालेंगे तो ये करीब 7,400 के पास के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है और यहाँ पर भी करीब 1 से 1.5% की वीकनेस बनी हुई है। इस बीच कुछ दर्शकों के सवाल भी हमें आ रहे हैं क्रूड पर भी। मुंबई से निवेश जी ने भेजा है, क्रूड का ये ओवरऑल आउटलुक जानना चाह रहे हैं। बिरेन, व्यू क्या बन रहा है आपका कच्चे तेल पर? यहाँ पर भी वीकनेस बढ़ती जा रही है, काफ़ी सारे ट्रिगर्स जो कि प्ले आउट कर रहे हैं क्रूड में कमजोरी को लेकर, बट जो ट्रेडर्स हैं जिनको पोजिशनल कॉल लेनी है क्रूड पर, उन्हें आप अभी इन स्तरों पर क्या सजेस्ट करेंगे? यहाँ डिमांड और सप्लाई फंडामेंटल के बीच टग ऑफ वॉर चल रही है। चाइना लॉकडाउन खुल जाए वो उम्मीद पे मार्केट गिरावट पे बाइंग मींस डिमांड थोड़ी आती है और साथ ही ओपेक का सप्लाई कट का भी सपोर्ट मिलता है, बट डॉलर की तेजी है वो क्रूड को बढ़ने नहीं देती। तो ये एक हिसाब से सीमित दायरे का कारोबार बन गया है। इसको WTI नाइमेक्स के संदर्भ में हम देखें तो करीबन ये 90 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाएगा और 80-81 पे इसमें बाइंग आती है। बहुत ही कंसोलिडेट मार्केट है। बिल्कुल। तो ये रहा क्रूड पर दे दी गई है। रवि, आपका क्या व्यू बन रहा है? ये तो हमने पोजिशनल व्यू की बात की, आपका क्या व्यू बन रहा है क्रूड पर? अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लेना हो तो फिर क्या लेवल्स देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से इसी दायरे में है, 94-96 के पास ही ट्रेड कर रहा है। एंट्री लेवल क्या देख रहे हैं आप कच्चे तेल के लिए, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रणनीति बनानी हो तो? जैसे बीरेन जी बात कर रहे थे, ये अकेली कमोडिटी है, नेचुरल गैस, दोनों एनर्जी पे सप्लाई एंड डिमांड के जो डायलेमा है उसमें फंसे हुए। पर्टिकुलर जब लोअर लेवल पे आता है सप्लाई के कंसर्न्स ऑलरेडी वहां पे रहते हैं एंड जो प्रोडक्शन कट किया है उसका एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन 1 नवंबर से हुआ है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के बाद थोड़ा बहुत सप्लाई का दिक्कत रहेगा, जो हमने क्रूड की इन्वेंट्रीज में भी ये वीक के डेटा देखे। और कल सरप्राइज परसों जो ओपेक का एनुअल रिपोर्ट आया उसमें उन्होंने 2.7 मिलियन बैरल पर डे से डिमांड का आउटलुक रेज किया। तो मुझे लग रहा है कि एक क्रूड के लिए पॉजिटिव साइन है। वहां पे मुझे ज्यादा मंदी नहीं दिख रही। हालांकि शॉर्ट टर्म में जो ये इकोनॉमिक हेडविंड्स है या डॉलर इंडेक्स का स्ट्रांग होना है, ये इससे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में 98 पे ब्रेंट एंड WTI 92 पे रेजिस्टेंस बना रहेगा। कोई बड़ी अपसाइड आपको जल्दी से नहीं देखने को मिलेगी, बट ऑल ओवर ट्रेंड पॉजिटिव है, मुझे वहां पे नेगेटिव साइन नहीं दिख रहे। तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे, इंट्राडे या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया है तो 7,310 के करीब बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। 7,420 के मेरे टारगेट रहेंगे, 7,250 के करीब एक स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप 7200 पे एक बार बाय करें पोजीशन, या 7200 पे आप कॉल ऑप्शन जितना फार मिले वो बाय करें, मींस फार मंथ मिले वो बाय करें। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको एक बार 7,800 तक के लेवल दिखने चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट में 98 से 100 तक के लेवल आपको ब्रेंट में जल्दी दिखने चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय क्रूड में आपको दे दी गई है। अब बात करते हैं मेटल्स की, और यहाँ पर भी हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और एक रिवर्सल अब दिख रहा है मेटल की चाल पर। सुबह तो हम देख रहे थे कि अच्छी तेज़ी यहाँ पर थी, करीब 1 से 1.5% की मजबूती के साथ सभी मेटल्स कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब वीकनेस देखिए यहाँ पर भी आ रही है, चौतरफा गिरावट दिख रही है। जिंक में 2.5% से ज़्यादा की कमजोरी आ चुकी है, अब कॉपर भी 1.5% ज़्यादा कमज़ोर है। तो एल्युमिनियम सुबह 200 के ऊपर था, अब देखिए 200 का लेवल तोड़ चुका और अब 198 पर आ चुका है। लेड में भी 180 रुपए के पास ही इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो मेटल को लेकर यहाँ पर कुछ रिवर्सल दिखाई दे रहा है। बिरेन, क्या करना चाहिए मेटल में? सुबह तो तेजी में थे, अब रिवर्स हो चुकी है सारी की सारी चाल, क्या करना चाहिए मेटल में? कोई बेट देख रहे हैं? मेटल्स में फेड का जो डिसीजन है उसका दबाव 2-4 दिन शायद देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ जो मेजर ट्रिगर है वो चाइना का है। चाइना अगर कोविड पॉलिसी में कोई रिलैक्सेशन अगर देता है तो बड़ा रिबाउंड ट्रेड आ सकता है। मेटल में एक तो सप्लाई साइड काफी इश्यूज है, बहुत से स्मेल्टर
यूरोप के बंद हो रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम कैपेसिटी तो 50 साल के लो पे है। तो मैं इसमें ऐसा मानता हूँ कि ये फेड की जो पैनिक है वो 2-4 दिन में सबसाइड हो जाएगी और कहीं बॉटम फिशिंग के लिए जिंक और एल्यूमिनियम में एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी करना चाहिए। ये 2-4 दिन में शायद मार्केट बॉटम आउट हो जाएगा। कॉपर पेरेनियल शॉर्ट है क्योंकि इसमें ओवर सप्लाई का इश्यू है, तो मैं नॉर्मली कॉपर में शॉर्ट साइड रहता हूँ और जिंक एल्यूमिनियम में दोनों बाजू की स्विंग मिलती रहती है, बट फिलहाल 250 के लेवल पे मैं जिंक सेल करना नहीं चाहता। ठीक है। तो ये राय आपको मेटल में दे दी गई है। इस बीच चलिए कुछ सवाल भी हमें आ रहे हैं, जिंक पर ही कुछ सवाल हैं। ग्वालियर से एसके बंसल जी ने भेजा है, जिंक 272 में इन्होंने खरीदा है, अभी जानना चाह रहे हैं इसमें क्या करना चाहिए, और लेड पर भी आउटलुक जानना चाह रहे हैं। अभी तो फिलहाल 180 के पास है, बट ये जानना चाह रहे हैं कि लेड के लिए सही एंट्री लेवल क्या होगा, क्या 172 के स्तर तक आएगी लेड, ये पता करना चाह रहे हैं। जिंक इस वक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर भी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है, हल्का नुकसान भी इन्हें हो रहा है। रवि, क्या सजेस्ट करेंगे, जिंक और लेड पर क्या व्यू बन रहा है आपका? जिंक में इमीडिएटली थोड़ी हेडविंड्स है, हालांकि अगर हम थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पिक्चर हम करें तो वहां पे क्या होगा, फिर से नेचुरल गैस 500 के लेवल पे है। क्रूड भी देखे तो अभी अच्छे प्राइस पे स्टेबल हुआ है, 95 के करीब स्टेबल है ब्रेंट। और उसके अलावा जो सारे कोल और वगैरह के जो प्राइसेस, एनर्जी सोर्स के प्राइसेस जो गिरे थे, सारे में स्टेबिलिटी लौट चुके हैं। तो लग रहा है कि जैसे जैसे विंटर में जाएंगे वैसे वैसे सप्लाई की किल्लत एक बड़ा इश्यू सामने होगा। उसके अलावा चाइना है, काफी टाइम जो विंटर में अपनी कैपेसिटी है वो बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन के हिसाब से वो कट करता है। तो आई थिंक ये भी आपको फैक्टर है जो फोकस में रखना है। बट यस, आप इतना बड़ा आपका डेविएशन हो चुका है एंड प्राइसेस आपके लेवल से ऑलरेडी मींस के 22 रुपए नीचे है, तो मुझे लग रहा है ये लेवल पे एग्जिट ना हो और आप ये पोजीशन होल्ड करें। 247 का एक अहम सपोर्ट है, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ध्यान में रखें। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता पोजीशन पे बने रहे। अगर कुछ उछाल मिले 260 262 तो एक बार वहां पे आप मुनाफा मींस के लॉस थोड़ा बुक कर ले जो 272 पे। अगर ये 240 पहले आ जाता है तो एवरेज के लिए 240 के करीब बाय कर ले, 232 मीडियम टर्म स्टॉप लॉस। एंड अपर साइड मुझे लग रहा है कि आपको एक बार एवरेज से निकलने को मिलेगा। लीड में ऑलरेडी फंडामेंटल टोटल रिवर्स है, क्योंकि जब चाइना में लॉकडाउन होता है और सप्लाई रिलेटेड इश्यूज होते हैं तब लीड और का जो स्पॉट मार्केट प्रीमियम है वो काफी बढ़ जाता है, और ये सिचुएशन अभी लीड में आ रही है और ये पूरे साल लीड चला नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे शॉर्ट से बचना चाहिए। बट अगर आपको बाइंग करना है तो 175 174 अच्छा लेवल है, 172 की वेट ना करें, वो अहम सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस रखें। और अपर साइड मुझे लग रहा है 185 तक के लेवल दिखने चाहिए। ओके, तो ठीक है, ये राय माफ कीजिएगा, ये राय आपको मेटल में दे दी गई है। लेकिन एक बार नेचुरल गैस पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर वीकनेस बढ़ रही है। MCX नेचुरल गैस देखेंगे 503 के पास 2.5% से ज्यादा की वीकनेस आ चुकी है इस वक्त, और 3.75% की कमजोरी नाइमेक्स नेचुरल पर भी है। इस पर सवाल भी मिल रहे हैं हमें दर्शकों के। पलवल से मनीषा जी ने सवाल भेजा है, नेचुरल गैस और जिंक पर ये राय जानना चाह रही है। लेवल्स तो इन्होंने मेंशन नहीं किए और जिंक पर ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। बट बिरेन नेचुरल गैस जिन्हें नुकसान हो रहा है इन स्तरों पर क्या करें, क्योंकि काफी ज्यादा गिरावट नेचुरल गैस भी दिखा चुका है। नेचुरल गैस ऑप्शंस की स्ट्रगल पोजीशन थोड़ी मुझे इंटरेस्टिंग है, बट ये जेनेरिक है और काफी डायनेमिक रहती है। जो लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड करना चाहते हैं उनको दिसंबर गैस में 530 550 के बीच में शॉर्ट जाना चाहिए और 565 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और थोड़ा लंबा टारगेट में 490 तक रख सकते हैं। इसमें रोल ओवर काफी बड़ा है, मीन्स हर महीने 35 रुपए का प्रीमियम है जो सेलर को मिलता है। तो ये बता रहा है कि इसमें आगे जाके कहीं और सप्लाई का मामला आएगा तो धीरे धीरे करके मार्केट डिसेंट क्रैश दिखा सकता है।
बिल्कुल ठीक है, तो ये राय आपको नेचुरल गैस में दे दी गई है। अगला सवाल अहमदाबाद से रमेश पटेल जी का आया है, इनका सवाल भी कॉपर पर ही है। रवि आप सजेस्ट करिए, कॉपर इन्होंने 661 पर खरीदा हुआ था, अब क्या करें ये जानना चाह रहे हैं, नुकसान हो रहा है इनको, क्या करना चाहिए कॉपर पर? 667 के लेवल पर लिया है। जो भी कमोडिटीज मेटल सेगमेंट में लिस्टेड है उसमें मुझे सबसे वीक वहां पे कॉपर दिख रहा है। उसमें बेसिक रीजन क्या है, एलएमई में अगर आप सप्लाई का डेटा देखें तो उसमें लगातार सप्लाई का बिल्डअप है। शंघाई के भी वेयरहाउस डेटा कॉपर के लिए देखने चाहिए, क्योंकि चाइना बीइंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर, उसके जो ट्रेंड है वहां का डेटा का वो भी आपको फॉलो करना है। सिर्फ एलएमई पे डिसीजन नहीं लेना है। शंघाई का जो वीकली वेयरहाउसिंग स्टॉक नंबर्स है वो एवरी फ्राइडे आते हैं, उसके ऊपर भी फोकस करें। वहां भी यही सेम सिनारियो है, वहां भी इन्वेंटरी बिल्डअप है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जब भी मेटल्स में करेक्शन आएगा तो कॉपर लीड कर सकता है। तो मेरी बिग वाली की सलाह आज इंट्राडे के लिए भी थी। 651 के करीब मैंने सेल की सलाह दी है। 638 का टारगेट मैंने रिकमेंड किया है और 665 का स्टॉप लॉस भी मैंने रिकमेंड किया है। तो कुछ भी उछाल आए तो एक बार एग्जिट हो जाना चाहिए। ज्यादा आपका डेविएशन नहीं है, अभी 10 से 11 पॉइंट का डेविएशन है, तो कुछ लॉस कम हो और 4 से 5 रुपए का लॉस रहे तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए और शॉर्ट में आ जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 630 620 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। ठीक है, तो और कमजोरी यहाँ पर दिख सकती है, रणनीति भी आपको सुझा दी गई है कॉपर पर। यूपी रामपुर से फरहान जी का सवाल आया है मेंथा ऑयल पर। मेंथा ऑयल पर लॉन्ग टर्म के लिए आउटलुक ये जानना चाह रहे हैं। बिरेन आप सजेस्ट करेंगे इनको मेंथा ऑयल पर? 1007 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 970 के आसपास टारगेट रख सकते। ओके ठीक है, तो ये रहा मेंथा ऑयल पर आपको दे दी गई है, लॉन्ग टर्म आउटलुक भी शेयर किया है। पवन जी का सवाल आया है हिसार से, ये जून 2023 के लिए फिजिकल में ग्वार का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है रवि ग्वार पर? अगर आज देखें हम तो ग्वार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन उतार चढ़ाव बराबर यहाँ पर भी बना हुआ है, बट ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू मांग रहे हैं, क्या सजेस्ट करेंगे इनको? दीपावली का जब हमने शो किया तभी मेरा टॉप पिक था ये साल के लिए वो गुआर था। पर्टिकुलर में काफी टाइम से देखे तो प्राइसेस में एक अच्छा अंडर परफॉर्मेंस था और 4500 के करीब मुझे लग रहा है कि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो अगर फिर से प्राइसेस 4500 के करीब आता है तो आपको एक बार उसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। डाउन साइड जो सपोर्ट है वो 4200 4300 पे काफी अच्छा सपोर्ट प्लेस्ड है, तो इसका एक स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है अगर आपका जून 2023 तक का आउटलुक है एक बार 5500 तक के लेवल दिखने चाहिए। और ऑल ओवर देखे तो ये पूरे साल में जितना एग्री कमोडिटीज ट्रेडिंग के लिए मेंथा के अलावा जो अवेलेबल है इसमें सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मर गोवर पैक था। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे ये भी है। साथ में ये लेवल पे इतना ज्यादा सप्लाई मंडियों में आ नहीं रहा, हालांकि डिमांड पे एक्सपोर्ट की कमजोरी इस हिसाब से मैं कंजर्वेटिवली ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5500 के लेवल आपको जल्दी दिखने चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपको ग्वार में दे दी गई है। एक बार स्पाइसेस पर भी नजर डाल लेते हैं, काफी मिला जुला कारोबार है। धनिया में तो तेजी है, लेकिन जीरा और हल्दी इस वक्त बहुत ही मामूली तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बीरेन आप अपना व्यू शेयर करिए स्पाइसेस पर और कहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं आप? जीरा में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग या बार्गिन हंटिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ थोड़ा कैरी फॉरवर्ड टाइट है। मैं जीरा में बाइंग प्रेफर करूंगा 24,400 के आसपास और डिसम्बर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और आगे टारगेट रहेगा 24,800 25,200, स्टॉप लॉस 23,800 रहेगा। ठीक है, तो जीरा इन स्तरों पर ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि, बीरेन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए अपना कीमती, और तमाम सवालों पर और कमोडिटी मार्केट पर भी अपनी रणनीति